हिंदी पट्टी में मुसलमान सरकारें नहीं बदल सकते हैं। ये एक राजनीतिक वास्तविकता है जिसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। ये कहना है मुसलमान नेता और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी राजस्थान विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्थान में मुकाबला हमेशा से कांग्रेस और भाजपा के बीच में दो ध्रुव का रहा है, लेकिन इस बार एआईएमआईएम के पास बहुत बढ़िया मौका है इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना देने का। इसका तर्क यह है कि मुसलमानों की जो आबादी है राजस्थान में वो 10% के आसपास की है और ये 35 से 40 सीटों पर परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। आपको ये चीज समझने की आवश्यकता है कि असदुद्दीन ओवैसी ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओवैसी दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार की दशकों पुरानी सियासत को अपना हथियार बना रहे हैं, जो जातिवादी कभी हुआ करता था। उसका मतलब यह था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और साफगोई से स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदी पट्टी के राज्यों में मुसलमान राजनीति को लीड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें अपना हिस्सा जरूर ले सकते हैं। और राजस्थान की सियासत को भी आपको समझना होगा, क्योंकि इस बार का वहां का जो विधानसभा चुनाव है वो इन्हीं तमाम चीजों के आधार पर लड़ा जा रहा है। और प्रमुख मुद्दा जो है वो वहां की तमाम समस्याएं एक तरफ रख दीजिए, एक तरफ मुद्दा जो है वो यही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुसलमान नेता खुल करके कह रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू या सेकुलर नेताओं ने भी जातियों को आधार बनाकर सियासत शुरू कर दी है। वहां तो पृथ्वीराज चौहान तक की जाति पर सियासत हो रही है। तो आइए नजर डालते हैं राजस्थान की सियासत और चुनावी तैयारियों पर, जो 2023 में जाकर के फलीभूत होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और ठीक उसके पहले एक फिल्म आ रही है, और इस चुनाव की आग में वो फिल्म घी डालने का अब काम कर सकती है। कैसे करेगी वो बताते हैं। फिल्म है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। हिंदू मुस्लिम वाला एंगल पीछे रह गया है। इस बार जाति उस फिल्म को अलग ढंग से परिभाषित करने लगी है। लड़ाई है राजपूतों और गुर्जरों के बीच की। राजस्थान की दो जातियां जिनके बीच की लड़ाई बहुत पॉपुलर है और बहुत पुरानी है। अब दोनों लड़ रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज के ऊपर या पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। गुर्जर मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान को गुर्जर राजा के रूप में चित्रित किया जाए, जबकि राजपूत जो पृथ्वीराज पर भी दावा करते हैं उनकी मांग है कि फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज ही रहे, जो राजपूतों का प्रतिनिधित्व हो। अब इन दोनों समाजों से सवाल है एक जो किया जाना चाहिए, और मैं ये पूछने की जहमत भी उठा रहा हूं कि क्या पृथ्वीराज ने लड़ाई लड़ी थी इसलिए, प्राण अपने ने उछावर किए थे इसलिए ताकि किसी जाति का नाम रोशन किया जा सके, और 100, 500, 200, 1000, 2000, 5000 साल बाद कोई उनकी जाति के नाम पर चुनाव लड़े, कोई जाति के नाम पर आधारित राजनीति करे, या फिर उन्होंने सारा का सारा काम हिंदू धर्म के लिए किया था। लेकिन जिस भी नाम पर सियासत होने लगे, फिर वहां उसके इतिहास को अपने वर्तमान के फायदे के हिसाब से बताया और पढ़ाया जाने लगता है। और यही राजस्थान में हो रहा है। अगर जातियों की राजनीतिक हिस्सेदारी देखें तो राजस्थान में बहुत अजीब ढंग से रहा है कि राजपूत और गुर्जर लड़ते तो रहे हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक जो उपस्थिति है वो बड़ी कम दिखी है। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत राजपूत सीएम रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। गुर्जरों का अपने समुदाय का बड़ा हिस्सा है राज्य में, लेकिन उन्होंने कभी मुख्यमंत्री अपना नहीं बनाया है, बना नहीं पाए हैं। सचिन पायलट के रूप में गुर्जरों को भविष्य दिख रहा है। गुर्जर समुदाय से आते हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका था, लेकिन राजनीति करते करते राजनीति का शिकार हो गए और उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा था, जो 2 साल बाद वो भी गंवाना पड़ गया था। और इस तमाम कवायद में सचिन पायलट के बैकडोर से वहां पर शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुर्जर महासभा और करणी सेना जो राजपूतों का संगठन है उससे सबक लेते हुए और अपने समुदाय का समर्थन प्राप्त करने के लिए एकदम करणी सेना वाला स्टाइल कॉपी कर रही है और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करवाने की कोशिश कर रही है। और गुर्जरों के सबसे संभावनाओं से भरे नेता सचिन पायलट ही हैं। अतीत में हमने देखा है, जब सचिन पायलट 2020 में अपना समीकरण 20-21 विधायक को लेकर के इधर उधर जाने की बात किए थे, तो किस तरीके से गुर्जर समुदाय के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे राजधानी में और तमाम चीजें हुई थी। ये दो बातें, जो ओवैसी वाली बात थी और पृथ्वीराज चौहान वाली, हमने आपको इसलिए बताई ताकि आप राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि को समझ सकें। अब चले आते हैं फिलहाल के अन्य घटनाक्रमों पर। यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनसे जुड़े 7 लोग हैं जिनके ऊपर जांच एजेंसियों और पुलिस की नजर टेढ़ी हो चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी हैं, भाई हैं, उनके बेटे हैं, सरकार में मंत्री हैं, उनके बेटे हैं, उनके अलावा भी कई लोग निशाने पर हैं। अब एक एक करके इनके नाम जानते हैं। अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन फर्टिलाइजर स्कैम में फंसे हुए हैं।
आरोप है कि अग्रसेन आईपीएल के अधिकृत डीलर रहे हैं। 2007 से 2009 के बीच उनकी कंपनी ने एमओपी को रियायती दरों पर खरीदा और किसानों को बांटने के बजाय कंपनियों को बेच दिया और उन्होंने इसे मलेशिया और सिंगापुर में निर्यात किया। दूसरा नाम मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत का है। मयंक शर्मा इंटरप्राइजेस और ओम कठारी ग्रुप को लेकर के कुछ दिन पहले चर्चा में आए थे। फिलहाल वो 6.8 करोड़ के फ्रॉड के मामले में एजेंसियों की रडार पर चढ़े हुए हैं। गहलोत सरकार में मंत्री हैं महेश जोशी, उनके बेटे हैं रोहित जोशी, उनके ऊपर रेप का आरोप है। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि रोहित जोशी ने शादी का झांसा देकर के जनवरी 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक उसका शोषण किया है। पीड़िता ने रोहित और उनके पिता महेश जोशी से अपने परिवार और अपनी जान का खतरा भी बताया है और दिल्ली पुलिस से सुरक्षा भी मांगी है। रोहित जोशी फिलहाल फरारी काट रहा है। इसके अलावा राजस्थान असेंबली के उप मुख्य सचेतक हैं महेंद्र चौधरी, वो भी शिकंजे में हैं। आरोप है कि महेंद्र चौधरी जो विधायक भी हैं, उनके भाई मोती सिंह चौधरी, इन दोनों के कहने पर जयपाल पुनिया नाम के व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई और उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा गहलोत के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, वो भी जांच में फंसे हैं। लोकेश के ऊपर जोधपुर से भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है। राजस्थान में फोन टैपिंग विवाद 2020 की जुलाई में शुरू हुआ था। तब केंद्रीय मंत्री शेखावत और कांग्रेस के एक नेता के बीच टेलीफोन पर एक बातचीत का ऑडियो मीडिया में आया था। इस दौरान आरोप लगा था कि शर्मा ने बातचीत का कथित ऑडियो क्लिप प्रसारित किया था और फोन की टैपिंग करवाई थी। अब ये सब हो गया, ये जो आरोप लगे थे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोगों पर, मुख्यमंत्री के करीबियों पर, वो हो गया। अब कांग्रेस के भीतर क्या हो रहा है वो भी आप जान लीजिए। वहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नूरा कुश्ती उसी दिन से चल रही है जिस दिन से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, या उससे पहले से भी चल रही है। वहां बीते एक हफ्ते में आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने सरकार के खिलाफ बयान दिया है। 3 सीटें राज्यसभा की कांग्रेस के पास सीधी जाती दिख रही थी, लेकिन अब तीसरी सीट मुश्किल में दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान से राज्यसभा की निकाल पाएगी। और यह सब तब ही हो रहा है जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा है। राज्यसभा का चुनाव छोटे स्तर पर है, उसमें जनता नहीं इन्वॉल्व है, उसमें ज्यादा ध्रुवीकरण और चिल्लपो नहीं हो सकता है। विधानसभा और लोकसभा भी बाकी है जो बैक टू बैक है, 23 और 24। तब क्या होगा उसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। यहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री कहें तो उनके बीच में लड़ाई है और वो खत्म नहीं हो रही है। कुछ रोज पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पायलट के ऊपर एक निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, हमारे 19 विधायक पिछले साल बीजेपी के बहकावे में आ गए थे। बीजेपी ने तब 35-35 करोड़ का ऑफर दे दिया था। ये निशाना सचिन पायलट के ऊपर था जब कांग्रेस की 2020 में सरकार जो है वो गिरने के कगार पर आ गई थी और सचिन पायलट को माना गया था कि वो भाजपा के साथ छिटकने वाले हैं। लेकिन बाद में परिस्थितियां कुछ और बनती हैं और वो कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद से छोड़ देते हैं वो। इसका पलटवार भी हुआ। पायलट ने परसों यानी बुधवार को कहा, पिछली बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार पर गहलोत ने कार्रवाई क्यों नहीं की। पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली भाजपा सरकार में जिन नेताओं के ऊपर हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जनता से तमाम वादे किए, चुनाव हम जीते, उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ऐसा नहीं होता है। पायलट ने यह भी कहा कि हमारी ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, जनता ने उन आरोपों को एक्सेप्ट भी किया और हमको सत्ता भी सौंपी, लेकिन अब तक क्यों हमने कोई कार्रवाई नहीं की। वो हमारे नेताओं को जलील कर रहे हैं, मतलब भाजपा के लोग मुकदमे कर रहे हैं। हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम भी सही गलत की पहचान करना जानते हैं। इसमें साफ साफ टारगेट गहलोत और वसुंधरा राजे की नजदीकियां थी। वसुंधरा राजे और गहलोत के बीच एक अंडरस्टैंडिंग मानी जाती है सत्ता को लेकर के। ये तमाम चीजें थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान की सत्ता में बैठी हुई है उसके सामने कितनी चुनौतियां हैं। गुर्जरों को लेकर के सचिन पायलट अपनी एक तरीके से एजेंडाबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा गहलोत के ऊपर वो लगातार हमलावर है। तो आने वाला जो चुनाव है 23 का, वो क्या इस आधार पर लड़ा जाएगा कि गहलोत के कितने विधायक बनेंगे और सचिन पायलट के कितने विधायक बनेंगे। उसके बाद फिर भ्रष्टाचार वाला मुद्दा अलग है। भ्रष्टाचार वाला मुद्दे पे कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट और भाजपा एक ही साथ खड़े मिले और अकेले पड़ जाए गहलोत। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। ओवैसी का अपना अलग राग अलापना है। वो चाह रहे हैं कि मुकाबले को त्रिकोणीय कर दिया जाए, जो अभी तक 2 कोण पे हमेशा लड़ा जाता रहा है, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। तो ये तमाम चीजें हैं राजस्थान की, जिसकी पृष्ठभूमि हमने आपको समझाने की कोशिश करी। विधानसभा चुनाव 2023 में है, लेकिन तैयारियां और चिल्लपों अभी से शुरू हो गई है। बगाए आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। समाजवादी पार्टी की तरफ से आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के बेटे सुशील को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, सुशील आनंद को। आज अभी किसी को फॉर्म भी जारी नहीं किया गया है पार्टी की तरफ से, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि बामसेफ के बड़े पदाधिकारी रहे बलिहारी बाबू के बेटे को टिकट दिया जा सकता है।
समाजवादी पार्टी अभी तक इस सीट पर डिंपल यादव अथवा रमाकांत यादव को लड़ाने की तैयारी में थी, लेकिन रमाकांत ने चुनाव के मैदान में उतरने से मना कर दिया गया और इसके अलावा उनके द्वारा और डिंपल यादव की तरफ से भी कुछ कंफर्म नहीं आ रहा है। इसलिए पार्टी के पास सामने एक दलित उम्मीदवार के तौर पर ऑप्शन दिख रहा है और सुशील आनंद उसके अच्छे उम्मीदवार दिख रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर, देश में कोरोना के दैनिक मामले 3 महीने के बाद एक बार फिर से 4000 के पार पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटों में हिंदुस्तान में 4041 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली एक बार फिर से मामले वहां पर बढ़ रहे हैं। सक्रिय केस में भी बीते 24 घंटों में 1668 की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ करके 21,177 हो गए हैं। बीते कुछ दिनों में नए संक्रमित और सक्रिय केस बढ़ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट और हवाई जहाज में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने का निर्देश भी दे दिया है। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ रुपए की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया गया है। इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, मेरी काशी बदल रही है। यहां पर हो रहा निवेश यहां की युवा शक्ति को दिखाता है। इसके अलावा एक और खबर, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का कर्मचारियों के प्रति सख्त रुख लगातार बना हुआ है और अब उनके नए ऐलान से इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के कर्मचारियों में उथल-पुथल मची हुई है। एलन मस्क ने कहा है कि वो टेस्ला में कार्यरत अपने कर्मचारियों की संख्या में 10% की कटौती करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कंपनी में दुनिया भर में सभी नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। इसका कारण उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था के हालात, जो वर्तमान हालात है, उनको बताया है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल के एक हत्यारोपी को इस आधार पर जमानत दे दी है कि इस मामले में उसकी दोष सिद्धि के खिलाफ अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है और अदालत को यह लगता है कि अपील की सुनवाई करने के लिए उसके पास समय नहीं है। जो लंबित मामले हैं उनको लेकर के समस्याएं चल रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता पहले ही मामले में 10 साल से अधिक की सजा काट चुका है। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने उस व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया और उसे जमानत दे दी। जो याचिका दायर की गई थी उसमें हाईकोर्ट के सितंबर 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उसमें कहा गया था, उसमें उसकी जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई थी। अपीलकर्ता को निसंदेह धारा 302 हत्या की जो होती है आईपीसी की, उसके प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया है, लेकिन कोर्ट का मानना है कि उसकी आपराधिक अपील अभी भी विचाराधीन है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष इस प्रकार की अपीलों की सुनवाई की स्थिति अच्छी तरह से ज्ञात है। बहुत ज्यादा केस हो चुके हैं। अपीलकर्ता की उम्र 70 साल से ज्यादा है। पहले ही वो 10 साल की सजा काट चुका है। आगरा में दर्ज हत्या का मामला है और इसकी वजह से उसकी अब जो अपील है उस पर सुनवाई करते हुए उसकी जमानत को मंजूर कर दिया गया। राज्य की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया था कि घटना सबके सामने हुई थी और अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था। मृतक को गोली मारने के जुर्म में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कोर्ट का कहना है कि बड़ी संख्या में जो लंबित मामले हैं उसकी वजह से अपील पर सुनवाई की संभावना भी कम थी, इसलिए हमने और उम्र और तमाम चीजों को देखते हुए उसको जमानत दे दी है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की तरफ से है। वो कहते हैं केवल एक चीज से हमें डरना चाहिए, वो है खुद का डर। खुद का डर, खुदा का डर नहीं। खुदा के डर पे बहुत डराया जाता है। खुद से डरेंगे तो थोड़ा जिंदगी में अपने आप को बेहतर और बैलेंस्ड पाएंगे। अगर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कार्यक्रम को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।